नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ECHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही कुछ ऑप्शन को चेंज करना होता है। वहाँ से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अगर आप 16 KB कार्ड होल्डर हैं तो आप कैसे 64 में अपग्रेड करेंगे। अगर आप 32 KB कार्ड होल्डर हैं तो कैसे आप 64 में अपग्रेड करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक ये भी बताऊंगा कि अगर वीडियो के लिए आपको फॉर्म भरना है, कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो के लिए एक फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उनको भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कहाँ से आपके ऑप्शन चेंज होंगे। बाकी पूरा फॉर्म सेम ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ESM नाम फिल करना होता है। एक्स सर्विसमैन का नाम फिल करना होता है। तो नाम का आप स्पेलिंग ध्यान रखें, स्पेलिंग जो है वो आप स्पेलिंग सेम डालें, क्योंकि अगर डिफरेंट होगी स्पेलिंग तो आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म नेम भर लेना है, फिर यहाँ सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है, आर्मी एयरफोर्स क्या है। यहाँ पर सर्विस नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सर्विस नंबर आपको फिल करना है। सर्विस नंबर के बाद यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर लेटर नंबर जो होता है वो सफिक्स में डालेंगे और सर्विस नंबर में डालेंगे। उसके पहले यहाँ प्रीफिक्स दिया है, वो बहुत कम लोगों में रहता है, जिसमें अगर हो तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर आप कोशिश करें कि वही डालें जो आपके पास हो, क्योंकि इस पर OTP आती है। आप अपने पास मोबाइल रख लें, उसके बाद फिर आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करें। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, पासवर्ड आप क्रिएट कर लें। पासवर्ड आपका ABC@123 इस टाइप का बनेगा, उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों ही रहेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपसे मदर नेम पूछा जा रहा है। मदर नेम आप सही डालें, और अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे मदर नेम की स्पेलिंग पूछ लें, मदर अलाइव हो या ना हो। यहाँ पर मदर नेम ही आपको फिल करना है, क्योंकि इस ऑप्शन से आप भविष्य में अगर कभी पासवर्ड आप भूल जाते हैं, आपको फॉरगेट करना है, तो मदर नेम फिल करके आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मदर नेम आप बहुत ही ध्यान से और स्पेलिंग चेक करके कंप्लीट आप फिल कर दें। मदर नेम फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे आ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ का। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कैप्चा फिल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। यहाँ पर अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो बाद में वो चेंज नहीं हो पाती है। यहाँ पर ओके कर देंगे। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसको ओके कर देंगे हम। अभी ये देखिए हम नेक्स्ट विंडो पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दोबारा से फिल कर लेना है, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया जाता है। इसको ओके करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर आप ऑलरेडी आपका ऊपर लिखा हुआ है और नीचे आपसे OTP मांग रहा है। तो आपने जो नंबर फिल किया था उस नंबर पे एक OTP गया हुआ है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर OTP नहीं आती है तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, उसके बाद OTP आ जाएगी। अगर ना आए फिर भी तो आप रीसेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना है, और कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए हम आ चुके हैं इस होम पेज पर। यहाँ से हमें फॉर्म अपना फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अभी हमें एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। कुछ ऑप्शन और भी आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म की कैटेगरी पूछ रहा है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो फ्यूचर रिटायरी के लिए दे रखा है। अगर फ्यूचर रिटायरी का भरना है तो वहाँ से भरेंगे। फिर 16 KB, उसके बाद 32 KB का ये दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन। उसके नीचे 1996 का दे रहा है यहाँ पर, अगर कोई 1996 में हुआ है तो उनके लिए है ये। उसके बाद ये दे रखा है उसके भी नीचे जो 31 मार्च 2003 के बीच में हुए हैं। फिर टेम्प्रेरी स्लिप होल्डर का है, जिनको सिर्फ टेम्प्रेरी स्लिप मिली है, उन अभी तक वो कार्ड नहीं बनवाया उन्होंने, उनके लिए है।
उसके बाद यहाँ पर डेथ केस जो सर्विस में है, ये वीडियो के लिए नहीं है, जो ऑन सर्विस पर जिनकी डेथ हो गई थी उनके लिए है, ये दिया रखा है। उसके बाद 32 KB अगर आपका कार्ड लॉस हो गया था तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, वो उसके लिए यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2003 का रिटायरी है, लेकिन अभी तक उन्होंने ECHS कार्ड नहीं बनवाया है, जो मेंबर नहीं है उनके लिए है ये, फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ 16 KB या फिर टेम्प्रेरी स्लिप दोनों के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो अभी मैं 32 KB वाले के लिए भरने वाला हूँ, तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। आप किसी भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरेंगे, आपको सेम यही पेज ओपन होगा और सेम यही डिटेल आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको डेट सेलेक्ट करनी है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। आपने देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर लास्ट यूनिट सर्व्ड, इसका मतलब है कि लास्ट में कहाँ पर सर्विस किया था, अभी का नहीं डालना है। जैसे अगर आप अपग्रेड के लिए, मैं यहाँ पर 32 KB अपग्रेड के लिए कर रहा हूँ 64 में, तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर जो इनका पहला जहाँ से रिटायरमेंट हुआ था उस टाइम इन्होंने लास्ट सर्विस कहाँ पर किया था वो यहाँ पर हमें फ़िल करना है। और लास्ट सर्विस फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो ESM डेट, कमिटमेंट और इनरोलमेंट का आ रहा है। तो यहाँ पर जो इनका डेट ऑफ इनरोलमेंट था, जिस डेट को इनके ज्वाइनिंग हुई थी, वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस सर्विस का नहीं भरना है, इसके पहले जिस सर्विस का इन्होंने रिटायरमेंट जहाँ से हुआ है उस सर्विस में इन्होंने ज्वाइनिंग कब किया था। जैसे मान लीजिए अभी रिटायरमेंट के बाद ये दूसरी कोई सर्विस कर रहे हैं, कहीं और आ चुके हैं, तो अभी का नहीं भरना है, इसके पहले इन्होंने जो सर्विस की थी, जैसा कि लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन डेट ऑफ इनरोलमेंट, तो आपको एक्स सर्विसमैन जो पुरानी सर्विस थी उसकी डेट यहाँ पर फिल करनी है। तो उस सर्विस में कब ज्वाइनिंग हुई थी वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ डिस्चार्ज सेलेक्ट करना है कि रिटायरमेंट वहाँ से कब हुआ था इनका। तो रिटायरमेंट डेट भी आपको वही सेम प्रोसेस है कि रिटायरमेंट डेट के लिए पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ESM सर्विस मांग रहा है, तो सर्विस क्या थी, सर्विस आर्मी थी, तो मैं आर्मी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पहले देखिए कैटेगरी रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैटेगरी क्या है, OR या फिर JCO, आप कंफर्म करके जो भी हो आप फिल कर लीजिए। रैंक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी रैंक है। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस का ऑप्शन आएगा। रिकॉर्ड ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होता है, अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग होता है कहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया था, तो एक बार कंफर्म कर लें और रिकॉर्ड ऑफिस जो भी हो वही फिल करें, क्योंकि बाद में फिर रिकॉर्ड ऑफिस चेंज होने में प्रॉब्लम होती है और फॉर्म भी ऑब्जेक्शन में आ जाएगा अगर आप ये डिटेल गलत डालते हैं। तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस कंफर्म करके ही फिल करना है। पेंशन अलाइव है तो सर्विस पेंशन डालनी है। और जैसा कि वीडियो के लिए था तो यहाँ पर ये दे रखा है एक्स सर्विसमैन डेथ केस, तो अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर सारी डिटेल एक्स सर्विसमैन की आएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद वीडियो की डिटेल आपको भर देनी है। अभी अलाइव हैं जिनका मैं भर रहा हूँ उनका अपग्रेड करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप डिस्कार्ड लिखा हुआ है, तो एक सर्विसमैन अगर यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं, आप वीडियो के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तब आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको एक्स सर्विसमैन अलाइव पर ही क्लिक करना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ESM PPO नंबर, तो जो पुरानी सर्विस का जो नंबर था PPO मिला हुआ होगा उनके पास होगा, तो PPO को यहाँ पर फिल कर लेना है। PPO नंबर बहुत ही ध्यान से भरें, पुराना नंबर है तो पुराना भर सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ नंबर अपग्रेड किए गए हैं तो आप अपडेटेड वाला भी डाल सकते हैं। इसका एक दो कमेंट आए थे पुरानी वीडियो में मेरे पास कि कैसे कौन सा नंबर यहाँ पर फिल करना है, तो अगर आप चाहें तो जो स्पष्ट से जारी किया गया है आप वो वाला भी PPO नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो पुराना PPO मिला हुआ था वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई आपके रिकॉर्ड से ही होना है।
तो आप कोई भी नंबर डालेंगे वो रिकॉर्ड वहाँ से वेरीफाई कर लेगा आपकी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओल्ड कार्ड नंबर। ओल्ड कार्ड नंबर जो आ रहा है यहाँ पर, मान लीजिए पहले जो कार्ड बनते थे 16 KB है या फिर 32 KB है, तो उसमें क्या होता था कि 4 मेंबर हैं तो एक कार्ड बनता था जो मास्टर कार्ड बनता था, बाकी सबका अलग अलग। तो जो मास्टर कार्ड होता था उसका नंबर यहाँ पर फिल करना है ओल्ड कार्ड नंबर में। उसके सामने ही देखेंगे तो उसमें सीरियल नंबर एक लिखा रहता है, वही सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। नंबर को ध्यान से देख के भरना है, उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर नंबर आप मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है कि फॉर्म ऑब्जेक्शन में आ जाए और फिर और ज़्यादा टाइम लग जाए फॉर्म वेरीफाई होने में। तो उसके लिए नंबर आपको ध्यान से देख के फिल कर लेना है। फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ESM की यहाँ पर डिटेल मांग रहा है। डिटेल में जैसे कि ईमेल ID, डिसेबिलिटी डिटेल, मंथली इनकम। यहाँ पर जो मंथली इनकम आ रहा है पहले मैं भर लेता हूँ। डिसेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल है। मंथली इनकम यहाँ पर आ रहा है, तो मंथली इनकम में उनकी जो पेंशन आ रही है सिर्फ वो यहाँ पर मेंशन करना है, आपको सिर्फ वही भरना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट स्टेट क्या है, परमानेंट स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर अवेलेबल है, आधार का नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर किसी का आधार अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ECHS कार्ड उनका एक्टिव तभी होगा जब उनका आधार आप जनरेट कर लेंगे, उसके पहले ECHS कार्ड एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपने आधार भर लिया है, अभी देखिए पैन नंबर यहाँ पर मांग रहा है, तो ESM का ही पैन नंबर यहाँ पर भर लेना है। विडो के केस में अगर आप विडो वहाँ पर नॉट अलाउ करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल विडो की मांगेगा। बाकी और किसी भी कैटेगरी में आएंगे तो वहाँ पर एक्स सर्विसमैन की ही डिटेल फिल करनी है आपको। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। ब्लड ग्रुप आप कंफर्म कर लीजिए क्या है, वो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ ड्रग एलाइज का पूछ रहा है, अगर पहले से कोई दवा चल रही है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है। जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है आपको वो अकाउंट यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आप न्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो पेंशन के लिए आपने जो पासबुक लगाई है, जो अकाउंट आपने लगाया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड उसका भर देना है, ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर आप अपग्रेड के लिए कर रहे हैं, चाहे 16 KB स्लिप होल्डर या फिर कोई भी है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड जिसमें पेंशन आ रही है उस अकाउंट की देनी है। और अगर आप फ्यूचर रिटायरी के लिए कर रहे हैं तो जो आपने पेंशन के लिए अकाउंट खुलाया उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर बैंक का नाम आपको फिल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रांच कौन सी है, कहाँ पे है, जगह का नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीजनल सेंटर आ रहा है, तो रीजनल सेंटर होता है आपका पॉलीक्लिनिक होता है, स्टेशन हेडक्वार्टर होता है और रीजनल सेंटर होता है, 3 चीज़ें होती हैं। तो ये आप कंफर्म कर लें और सेलेक्ट कर लें रीजनल सेंटर। उसके बाद फिर यहाँ पर पॉलीक्लिनिक सेलेक्ट करेंगे तो स्टेशन हेडक्वार्टर ऑटोमेटिक आपको शो करने लगेगा। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो आप वहाँ पर चेंज करके भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस जो भी कंफर्म है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर लीजिए जो सर्विस में उन्होंने दे रखा है, या फिर अगर बोलते हैं कि आप आधार वाला फिल कर दें तो आधार वाला भी आप फिल कर सकते हैं, वो चाहे आपका फ्यूचर रिटायरी का हो या फिर आपका न्यू एप्लीकेशन के लिए हो, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर विलेज है तो विलेज नेम, सिटी का है तो आप हाउस नंबर जो भी है आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें। और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेने के बाद नीचे ऑप्शन दे रहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट का। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर पहले फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे तहसील का ऑप्शन है, तहसील आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन दे रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगा वो यहाँ पर शो करेगा, उनमें से ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर पिन कोड आपको फिल करना है। पिन कोड आपका पोस्टल कोड है, जो भी आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस वाला जो कोड हो
पोस्ट कोड वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड भर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ऐड डिपेंडेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिपेंडेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको जिनका भी आप भरना चाहते हैं डिपेंडेंट में, जिनको आप ऐड करना चाहते हैं, उनका फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। तो डिपेंडेंट में फ़र्स्ट आपको वाइफ़ का ही भरना है, वो चाहे मदर फादर हैं, बच्चे हैं, सबका भरना है। उस केस में भी जो फर्स्ट डिपेंडेंट आएगा वो वाइफ़ का ही आएगा। तो यहाँ पर आपको स्पाउस की डिटेल फिल कर देनी है। डिपेंडेंट नाम हो जाएगा, डिसेबिलिटी कोई है तो सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर रिलेशन स्पाउस हो गया। डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ जो सर्विस में है वो आप चेक कर लें, वही आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इनकम कोई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़ीरो ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, आधार स्टेटस अवेलेबल और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर और फिर ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। स्पाउस के केस में पैन कार्ड आपका फ़िल करना ज़रूरी है। अगर आप पैन कार्ड अभी नहीं फ़िल करेंगे तो जब आप कार्ड कलेक्ट करने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपसे पैन कार्ड और उसकी डिटेल मांगी जाएगी, क्योंकि स्पाउस का पैन कार्ड ज़रूरी कर दिया गया है। तो कोशिश करें आप, अगर पैन कार्ड ना हो तो पहले पैन कार्ड कलेक्ट कर लें, बनवा लें, उसके बाद फिर करें। फिर यहाँ पर ऐड डिपेंडेंट के पे क्लिक कर देना है अगर आपको और भी ज़्यादा डिपेंडेंट ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं अभी फिर से वही ऐड डिपेंडेंट वाली डिटेल आ गई है। तो यहाँ पर एक सन की डिटेल मुझे ऐड करनी है, तो वो मैं सन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और आगे जितने भी डिपेंडेंट हों, अगर और भी हैं तो आप यहाँ पर ऐड डिपेंडेंट करके ऐड करते जाएंगे, सारे ही ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर डिटेल यहाँ पर सेव कर लेनी है। फिर यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। सेम वही प्रोसेस है जो इसके पहले किया था। इसके पहले दोस्तों मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर रिटायरी का हो या फिर अपग्रेड के लिए भरना चाह रहे हैं, तो अगर आपका 18 ईयर से प्लस है सन, तो उसका बनवाने का इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद उनकी डिपेंडेंसी हट जाती है। अगर आपकी गर्ल है चाइल्ड तो उसका रहता है मैरिज से पहले तक, लड़के का है तो वो हट जाएगा। और 18 साल से बड़े जो भी होंगे आपके बच्चे, उन लोगों का जब आप ECHS कार्ड कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे फॉर्म 26 AS मांगा जाएगा, तो वो आपको लेकर के जाना है। वो एक तरह से इनकम का प्रूफ होता है कि कोई इनकम है इनकी या फिर नहीं है। तो ये जानकारी थी। जैसा कि अभी देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर PPO नंबर मांग रहा है, कार्ड नंबर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ PPO नंबर दोबारा से फिल कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मुझे नहीं लगता, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको बता रहा हूं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही आसानी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर हमने फिल कर लिए हैं, PPO नंबर भी और ओल्ड कार्ड नंबर ऑलरेडी आ चुका था, क्योंकि हमने ऊपर फिल कर दिया था। ऊपर तो दोनों ही नंबर फिल किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्ड नंबर आया था। यहाँ से हमें कार्ड अपलोड करना है। कार्ड और PPO देखिए दोनों ही अपलोड करने हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि 200 KB तक का हो, आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल से कर लीजिए, कॉपी है तो कॉपी से कर लीजिए। बस ये ध्यान दें कि डिटेल उसमें क्लियर दिख रही हों जिससे आप स्कैन कर रहे हैं, ताकि वेरीफाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से आप ये फॉर्म को अपलोड कर देंगे। एक बार दोबारा से हम यहाँ से डिटेल अपनी चेक कर लेंगे। जो भी आपने डिटेल भरी हुई है वो डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगर उसमें आपको कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ से अभी अपडेट कर देते हैं। अपडेट आप बाद में भी कर सकते हैं डिटेल को, लेकिन बाद में आप करेंगे तो उसमें फिर वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है।
क्योंकि जो न्यू एप्लीकेशन होता है वो जल्दी से वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक बार में ही कंप्लीट और सही जानकारी दें। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। पहले हमें पीपीओ अपलोड करना है, तो पीपीओ जहाँ पर भी स्कैन करके रखा हुआ है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ 32 KB कार्ड मांग रहा है, क्योंकि मैं ओल्ड कार्ड का अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों डिटेल भरनी है। अगर आप फ्यूचर रिटायरी का भर रहे हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं आएंगे आपके। यहाँ पर आई एग्री करना है और सेव डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट की डिटेल मांग रहा है कि कितनी पेमेंट आपकी लगने वाली है। 177 पर हेड लगती है वैसे, बाकी अपडेट के केस में कुछ पेमेंट कम लगती है, तो वो आप चेक कर लेंगे। जितना भी होगा पेमेंट वो आपको कर देना है, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी आप करना चाहें। डिटेल अगर आपको वेरीफ़ाई करना है तो आप दोबारा से वेरीफ़ाई कर लें। अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आप डिटेल उनसे वेरीफ़ाई करवा लें, क्योंकि बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें फिर आपको टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर फ़ोटो और साइन भी अपलोड करना है, लास्ट ऑप्शन जो ये बचा हुआ था। तो उस फ़ोटो और साइन में आप यहाँ पर ESM का फ़ोटो और साइन सबसे पहले अपलोड करना है। उसके बाद नीचे स्पाउस का डिटेल आएगी, तो स्पाउस में अगर आप चाहें तो स्पाउस का साइन अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ESM का ही साइन रख सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म में आप ESM का ही साइन रहने दीजिए, और फ़ोटो आप जिनका है उन्हीं की फ़ोटो लगानी है आपको। स्पाउस की फ़ोटो लगा दिया, सिग्नेचर आप यहाँ पर ESM का भी कर सकते हैं, वही अपलोड कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप जिसका है उनका भी साइन करा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ESM का भी साइन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन का आ रहा है, तो चाइल्ड में अगर 18+ है तो उसका आप डिटेल भर सकते हैं। 18+ वाले बच्चे की साइन आप उनका भी भर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ESM का ही साइन आप भर देंगे माइनर के केस में। अपलोड कर दिया है। अभी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर हमारी हो चुकी है, सारी डिटेल हमने भर लिया है। अब यहाँ पर सेव डिटेल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ओके कर देंगे। अभी हमारा डेटा सेव हो चुका है, डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे यहाँ से। अभी देखिए फ़ीस हमारी कम हो चुकी है, पहले ज़्यादा दिखा रहा था, अभी कम हो गई है, क्योंकि ये हम कार्ड अपडेट कर रहे हैं। अगर न्यू करेंगे तो न्यू में वही फ़ीस आएगी, लेकिन जब कार्ड अपडेट होता है तो कम कटती है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे। अभी देखिए हमें रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पर, ओके कर देंगे। यहाँ से हमारे सामने पेमेंट गेटवे का पेज खुल चुका है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे HDFC का है, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप किसी से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास HDFC का ही कार्ड हो, ये पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी बैंक से करेंगे आसानी से हो जाएगा। जैसा कि अभी मेरे पास भी यहाँ पर अदर बैंक का ही है, HDFC की डिटेल नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा। आप चाहो तो नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं, बाकी अभी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ अदर बैंक का। यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल कंप्लीट आपको फिल कर देनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड पे जो नाम प्रिंट है, वो सारी डिटेल आपको फिल कर लेने के बाद कैप्चा फिल कर लेना है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कैप्चा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर राइट का चेक लग जाएगा, और उसके बाद आपको नीचे जा कर के सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है, आई एम नॉट अ रोबोट। फिर इसके नीचे जाना है, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है आपको। प्रोसेसिंग योर पेमेंट, ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है। यहाँ पर आपका जो बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, जो कि बैंकिंग का प्रोसेस होता है, बिना OTP के कोई भी पेमेंट आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको OTP अपनी फिल कर लेनी है। अगर OTP नहीं आती है तो थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि वो बैंक के सर्वर का होता है, तो कभी कभी थोड़ा लेट से भी आता है। बाकी OTP आ जाएगा कुछ सेकंड में, 5-10 सेकंड में। तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं OTP आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो हम वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो पेमेंट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी या फिर फेल कर दी जाएगी। और इसी केस में अगर आप UPI से करते हैं तो ज़्यादातर कई बार होता है पेमेंट आपकी फंस जाती है। अभी देखिए आ गई है, कंफर्म कर दिया है, पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पे अमाउंट और ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ से गो टू ECHS पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अभी देखिए हम फिर से उसी पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारे सामने वही लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है जहाँ से हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था। अभी यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर फिल करना है दोबारा से, और मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद नीचे आपको पासवर्ड फिल कर लेना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, और इस पासवर्ड को नोट कर लेना है। भविष्य में जब भी आपको स्टेटस चेक करना हो या और भी कुछ काम आएगा, अगर आप रिसीव करने भी जाएंगे, कोई डिटेल अपडेट करनी है, तो आपसे ये पासवर्ड मांगा जाएगा ECHS सेंटर में, हेडक्वार्टर में। तो ये आपको सेव अपने पास रख लेना है। अभी देखिए जैसा कि ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर हमारी सारी डिटेल हो चुकी है। डिटेल यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, पेमेंट रिसिप्ट निकाल लेंगे। एडिट एप्लीकेशन से हम लोग गए ही थे। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था दोस्तों, यहाँ से करना है। अवेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, या आपके रिकॉर्ड ऑफिस से वेटिंग के लिए लग गया है। बाकी का सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो बस इतना ही प्रोसेस था दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे टेम्पररी स्लिप नहीं आया है, टेम्पररी स्लिप का ऑप्शन नहीं आया है। अगर आप फ्यूचर रिटायरी के लिए भरेंगे तो यहाँ पर टेम्पररी स्लिप का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और रिटायरमेंट के बाद जब तक आपका कार्ड ओरिजिनल आपके हाथ में नहीं आता है, आपका कार्ड आपको नहीं मिलता है, तब तक अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई सुविधा चाहिए होगी तो आपको जो टेम्पररी स्लिप होती है वो ECHS सेंटर से आपको वेरीफाई करवाना होता है। वहाँ से वेरीफाई करा लेंगे, उसके बाद उस पर ही आपका इलाज हो जाएगा अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका कि अपग्रेड के लिए है, जैसा कि ये मैंने एक फॉर्म भरा है, तो इस केस में आपको वेट करना है। जब तक आपके रिकॉर्ड ऑफिस से वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपकी टेम्पररी स्लिप जनरेट नहीं होगी। इसमें 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है, कभी कभी 15 से 20 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है। फॉर्म आपका जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्पररी स्लिप का भी ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और इसका कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आएगा कि आपका डिटेल वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। इसका ऐप आता है जो कि होम पेज पर ही, जैसा ही हम पेज पर पहुंचते हैं तो वहां पर ओके के लिए आता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, इस पासवर्ड से भी आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और वीडियो को लाइक कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड और भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।